जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वह चीज़ों को ही अलग तरीके से करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। वीडियो में बढ़ने लोग आधुनिक काल के अंतर्गत इस समय आप गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल आया था। और आधुनिक काल के अंतर्गत आप लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग शुक्लोत्तर युग के बारे में जानेंगे, जो कि शुक्ल युग के बाद आया था। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट। युगीन गद्य, यह 1936 के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सन 1936 के बाद लेखन की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित होकर रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ कर दिया था। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग, छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहते हैं और छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसके पहले आप लोगों ने शुक्ल युग के बारे में जाना था, तो शुक्ल युग को छायावादी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते थे और प्रेमचंद युग भी कहते थे। तो इस चीज़ फैक्ट को याद करते चलिएगा। छायावादी युग के कई लेखक इस नई भूमि पर पदार्पण कर अब नवीन जीवन दर्शन को महत्व देना शुरू कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप 1938 के बाद छायावाद का अंत हो गया और शुक्लोत्तर युग की शुरुआत हो चुकी थी। छायावादोत्तर अर्थात शुक्लोत्तर हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग है। ध्यान दीजिए, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर जो भी नाम है, ये हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग है। इस युग में विभिन्न गद्य विधाओं ने अभूतपूर्व एवं बहुमुखी प्रगति की है। इस युग के लेखकों ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नए आयामों का उद्घाटन किया। साथ ही अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज और इंटरव्यू जैसे सर्वथा नवीन साहित्य रूपों का प्रश्रय लिया। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व जहाँ साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया, वही स्वातंत्र्योत्तर यानी साहित्य में यानी स्वतंत्रता के बाद के साहित्य में नवनिर्माण पर बल दिया गया। इस युग में गद्य ही जनजीवन की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन रहा है, जिसके फलस्वरूप गद्य साहित्य का बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। कथनों की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नए प्रतीक और उपमान तथा बिंब प्रयोग किए गए हैं और साथ ही फ्लैशबैक शैली का भी प्रयोग किया गया है और कथानक को गौड़ माना गया है और पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने का प्रयास किया गया है। और शुक्लोत्तर युग के गद्य लेखकों ने हिंदी गद्य को अत्यंत सशक्त बनाया है, उसकी शब्द संपदा में वृद्धि की है और अनेक नए एवं कलात्मक गद्य विधाओं का विकास भी किया है और उसे एक राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। यानी कहने का अर्थ है कि जो चीज़ें भारतेंदु युग में थी, उससे ज़्यादा विकसित द्विवेदी युग में प्राप्त हुई हमें और उससे भी ज़्यादा विकसित हमें शुक्ल युग में मिली और उससे भी ज़्यादा विधाओं के साथ और विशेषताओं के साथ हमें शुक्लोत्तर युग में गद्य मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं इस युग के प्रमुख नाटककार के बारे में। और इस युग में हिंदी नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे और वे नई दिशा की ओर उन्मुख हुए। उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश इस युग के प्रमुख हिंदी नाटककार थे। इस युग में नाटकों में मनोवैज्ञानिक विधि से अंतर्द्वंद्वों का चित्रण होने लगा था तथा गीति नाटकों एवं एकांकियों की भी रचना होने लगी थी। उपेंद्र नाथ अश्क के देखिए प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, लौटता हुआ दिन, कैद। मोहन राकेश अगले नाटककार हैं, उनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके। मोहन राकेश जी आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं। उसके बाद अगले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, इनके प्रमुख नाटक हैं युगे युगे क्रांति, कुहासा और किरण, डॉक्टर, टूटते परिवेश, वंदिनी। फिर हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनके प्रमुख नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। लक्ष्मी नारायण लाल ये उस युग के प्रमुख नाटककार हैं
शुक्लोत्तर युग के इनके नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर। उसके बाद है धर्मवीर भारती, इनके प्रमुख नाटक है 1955 में प्रकाशित हुई थी अंधा युग। अंधा युग एक गीति नाटक है। फिर है शुक्लोत्तर युग के कहानीकार, कथा साहित्य के क्षेत्र में भी इस काल में बहुत ही उत्तरोत्तर विकास दिखाई देता है। इस युग का लेखक जो है जीवन के संघर्ष को, आशाओं को, आकांक्षाओं, कुंठाओं, विद्रोह तथा नवीन जीवन मूल्यों की तलाश में नई नई कहानियों का सृजन कर रहा था। और इस युग के कहानी की प्रमुख विषय जो थे जीवन की संघर्ष थे, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो नया निर्माण हो रहा था उसमें किस तरह से अपने आप को स्थापित करना है, इसी का संघर्ष समाज में चल रहा था। तो लगभग कहानियों का विषय भी इसी को बनाया गया है। प्रमुख कहानीकार हैं जैनेन्द्र, इनके प्रमुख कहानी है खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जय संधि, पाजेब। इनकी कहानी खेल जो है 1928 ईस्वी में विशाल भारत पेपर में प्रकाशित हुई थी। अगले हैं कहानीकार अज्ञे जी, इनका प्रमुख कहानी है विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, अमरवल्लरी, जयदोल, कोठरी की बात। उसके बाद अगले कहानीकार हैं यशपाल, इनकी प्रमुख कहानियां हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तर्क का तूफान। फिर हैं धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख कहानियां हैं मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान, चाँद और टूटे हुए लोग। मन्नू भंडारी, ये भी महिला कहानीकार हैं, यही सच है, इनकी प्रमुख कहानियां हैं यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर। जैनेन्द्र कुमार, इन्हें हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनकी उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा तथा अहम का समर्पण है। प्रमुख उपन्यास इनके हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, दशार्क, जयवर्धन, मुक्तिबोध। फिर है इलाज चंद्र जोशी, ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, घृणामयी, जिप्सी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ। ध्यान दीजिए, इलाज चंद्र जोशी का है मुक्ति पथ, पथ मतलब रास्ता, और जैनेन्द्र जी का है मुक्ति बोध। कुछ नाम सेम लग रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है अज्ञे, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसके बाद है अज्ञे। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है अज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए, तो पूरा नाम इनका है, ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनको अज्ञे नाम भी जैनेन्द्र जी ने दिया था। अभी जिसको पहले आपने पढ़ा था जैनेन्द्र जी ने इनका नाम अज्ञे रखा था। इनका प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। फिर है भगवत चरण वर्मा, इनके प्रमुख उपन्यास हैं पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गोसाई आदि। फिर है अमृतलाल नागर, इनके प्रमुख उपन्यास हैं बुध और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन। फिर है मन्नूलाल भंडारी, इनका प्रमुख उपन्यास, मन्नूलाल नहीं है, मन्नू भंडारी है, महिला है ये। इनका उपन्यास है आपका बंटी महाभोज। फिर देखिए शुक्लोत्तर विधाओं, आलोचना और नवीन शैलियों का प्रयोग, यानी कौन कौन सी विधाएँ आई और उसमें किस किन शैलियों का प्रयोग हुआ। निबंध के क्षेत्र में नए शैलियों, नए विषयों का विकास हुआ। निबंधों के क्षेत्र में नए शैलियों, विषयों एवं रूपों का विकास हुआ। इस युग के दौरान सांस्कृतिक, वैयक्तिक, विचारात्मक, दार्शनिक, भावात्मक और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हरिशंकर परशाई इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। और इस समय समालोचना के विविध रूप भी आए, जिसमें दार्शनिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक आलोचना आदि प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, संस्मरण, पत्र साहित्य आदि विधाओं में नए नए प्रयोग हो रहे थे।
तो ये तो प्रमुख गद्य विधाएं हो गई। और आलोचना भी एक गद्य की विधा है, जिसे मैंने इस वीडियो में कहीं नहीं बताया है, पिछली वीडियो में भी नहीं बताया है। ये मैं आगे उसका एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक चीज़ उसमें समझाया जाएगा। फिर है शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, तो ध्यान दे दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। कादम्बिनी है पहली पत्रिका, जिसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी, ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद धर्मयुग है, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, 2 लोगों के संपादन में निकला है। ये बम्बई से निकलती थी सन 1950 ईस्वी में। फिर है सारिका, इसके संपादक हैं कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल, ये भी दिल्ली से पत्रिका निकलती थी। और फिर है हंस राजेंद्र यादव के संपादक में निकला है, यानी संपादन में, और ये भी दिल्ली से निकलती थी सन 1986 ईस्वी में। उसके बाद दिनमान, इसके संपादक हैं रघुवीर सहाय, जो 1965 में था निकला, और दिल्ली से भी निकलता था। तो बहुत ज़्यादा पत्रिका नहीं है। शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं ध्यान दीजिए, बस याद रखिए, कादम्बिनी, धर्मयुग, सारिका, हंस, दिनमान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मुझे लगता है कि गद्य साहित्य के इतिहास तो लगभग इसमें समाप्त हो गया इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे काव्य साहित्य के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।